अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ क्वीन ऑफ हैप्पीनेस बाय द सीक्रेट किलर पार्ट 32। दोपहर में वो अलीज़े की तरफ मौजूद थी जो उसे अपने घर में देखकर हैरान हुई थी। मैंने तुम्हें एक ज़रूरी काम से बुलवाया था। मुझे रूहान के दिए गए डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करनी थी। फिर कुछ शॉपिंग रह गई थी, वहाँ जाना था। मुझे उम्मीद थी कि तुम फ्री होगी। अरे अलीज़े, आज तुम्हारी मायू है और तुम्हें डॉक्यूमेंट्स की पड़ी है। होश में आओ यार, ये काम बाद में भी देखे जा सकते हैं। वो लापरवाही से बोली। उसे हैरत हुई, भला अपनी शादी वाले दिन कौन इतना काम का प्रेशर लेता है। वाकई वो और रूहान एक दूसरे के लिए बने थे। तुमने कुछ पढ़ा नहीं है ना, इसीलिए इतनी बेफिक्र हो। मैं परेशान हूँ और रूहान इस बारे में बात नहीं करना चाहता। रुको, मैं पेपर्स लाती हूँ। अलीज़े, ऐसा भी क्या है उनमें? वो तजस्सुस होकर पूछ रही थी। भला अलीज़े किस बात पर इतनी हाइप पैदा कर रही थी। अलीज़े अपने कमरे में गई और वो एनवेलप लाया जो रूहान ने उसे दिया था। उसने नूर को थमाया। नूर ने उसे खोलकर पढ़ा। चंद लम्हे लगे उसे गौर से पढ़ने में। उसने गालिबन री रीड किया और उठ खड़ी हुई। व्हाट, हम? वो गुस्से से पूछ रही थी। रूहान ने अपने बाद टीओपी का हेड इन दोनों को बना दिया था। बात खुशी की थी कि वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थी, लेकिन वाज़ेह अंदाज में ये अल्फाज रूहान की मौत के बाद उनकी जान निकालने के लिए काफ़ी था। अलीज़े ने साइन नहीं किए थे और नूर, उसने तो खोल कर देखना भी गवारा नहीं किया। क्या बकवास है ये। वो गुस्से से उठ खड़ी हुई। इन दोनों भाइयों को पता है ना, हम कमज़ोर दिल लड़कियां उन पर मरती है, इसलिए अपनी ज़िंदगी में ही ऐसी बकवास करके हमें डराते हैं। पता नहीं अपनी मौत की बातें करके हमें डरा हुआ देख कर इन्हें कौन सी खुशी मिलती है। अलीज़े नामहसूस अंदाज में टेबल पर पड़े ग्लास में पानी डालने लगी। मैं रूहान से बात करती हूँ। मुझे किसी कंपनी का हेड नहीं बनना। सारी मेहनत वो शख्स करे और जाकर हेड सीट मुझे थमा दे। मतलब हमें क्या पता, हम इसकी कंपनी को, उसकी साख को तबाह कर दे, उसके विज़न को इस तरह ना चला सके जिस तरह वो चाहता हो। अजीब साइको इंसान है मेरा देवर। ऐसे भी भला किसी को मुंह उठाकर कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ओके नूर, कूल डाउन। तुम ठीक कह रही थी। हम शादी के बाद इस मामले को डिस्कस करेंगे। तुम हाइपर ना हो। अलीज़े ने उसका गुस्सा ठंडा करने को कहा। हाँ, ठीक कह रही हूँ। ऐसी बातें कम से कम इंसान को इस उम्र में नहीं करनी चाहिए। वो अफसोस से कहकर पानी पीने लगी। 30 साल की ज़िंदगी उसके नज़दीक बहुत कम थी और इस उम्र में किसी को अपनी मौत की बातें नहीं करनी चाहिए थी। इस बात को फिर किसी वक्त पर छोड़कर वो दोनों शॉपिंग पर चली गई। अलीज़े ने चंद ज़रूरी चीज़ें खरीदनी थी। एक दो जगह पर अलीज़े के साथ शॉपिंग करके वो अपने घर आ गई। अलीज़े उसे घर ड्रॉप करके चली गई थी। दिन के वक्त सब सोए हुए थे और कुछ काम पर गए हुए थे। वो एनी से चाय बनाने का कहकर अपने कमरे में आ गई। वो किसी और काम से थी, लेकिन पहले वो स्टडी टेबल की तरफ गई और रूहान का दिया गया एनवेलप खोला जो उसने बाद में पढ़ने की नीयत से टेबल के दराज में घुसा दिया था। उसे नए सिरे से रूहान पर गुस्सा आ रहा था। उसने फ़ौरन रूहान को कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम, दूसरी तरफ से हमेशा की तरह एहतराम से कहा गया। वालेकुम अस्सलाम। उसकी आवाज़ सुनकर उसके माथे की शिकने कदरे कम हुई। बात हो सकती है, क्यों नहीं। यकीनन तुमने अलीज़े की शिकायत लगानी होगी, पर देखो उसकी शादी है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। और वैसे भी शादी मेरी है, दुल्हा मैं हूँ। सैलून में तुम्हारे शौहर को लाया हूँ, उसे तो परवाह ही नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को इतना फेवर तो दे ही सकते हैं ना। उसे डांटने या गुस्सा करने का दिल ही नहीं किया। वो वाकई अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ था। वो जो कहना चाह रही थी नहीं कहा। ओह अच्छा, तुम लोग सैलून में हो? उसने वैसे ही पूछा। नहीं तो, मैं बाहर गाड़ी में हूँ। आयान को अंदर भेजा है, वहाँ बहुत रश है और मैं सेलिब्रिटी हूँ, कहाँ गर्मी में ख्वार होता फिरूँ। इतना गुरूर भी अच्छा नहीं होता मिस्टर मोटिवेशनल स्पीकर। वो जानती थी वो मजाक कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, गुरूर करने से पहले मैं मर ना जाऊँ। और वैसे भी मेरा है क्या, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, वो चाहे तो अगले पल में वापस ले ले। एनी चाय लाई और उसे इशारे से बताया कि यूनिवर्सिटी से थकी आई है, सोने जा रही है। अच्छा ठीक है, आयान फ्री हो जाए तो उसे कहना मुझे बाबा के घर से पिक कर ले। वो ड्राइवर के साथ नहीं जाना चाहती थी। वो आयान के साथ किसी अच्छे पार्लर में मेहंदी लगवाने जाना चाहती थी। उनकी शादी को भी तकरीबन 20 दिन से ऊपर हो गए थे और मेहंदी का रंग 2 कप का उतर चुका था। फिक्र ही ना करो, तुम्हारे लिए 24/7 सर्विस आसानी से दे सकता है, बिल्कुल जैसे तुम अलीज़े के लिए 25/8 सर्विस देने की कोशिश करते हो। रूहान का कहा बड़ा जानदार था। आई मस्ट से नूरी, जो शिकवे अलीज़े को मुझसे करने चाहिए वो तुम्हारे ज़रिए मुझ तक पहुँच जाते हैं।
पर मैं चाहकर भी उसे 25/8 से सर्विस नहीं दे पाता। खैर, घर आ जाएगी, फिर सारे शिकवे दूर हो जाएंगे मेरी डॉक्टर के। उसके लहजे में अलीज़े के लिए भी एहतराम था। अरे वाह मेरी डॉक्टर, क्या बात है जनाब आपकी। कहाँ उस बेचारी के दिल के टुकड़े कर रखे हैं और कहाँ मेरी डॉक्टर, सही जा रहे हो। नूर का दिल किया उसे तंग करने। हाँ, वो तो मंगनी के बाद से मेरी पर्सनल डॉक्टर है। पैराडोल से डिस्प्रिन तक सब कुछ अलीज़े ही है। और ऐसी मनफी बातें करके ख़बरदार, जो उसे बज़न किया तो वो उसे तंबीह दे रहा था। यकीन जानो, ये फसादी लोगों वाले टैक्टिस मुझ में नहीं है। फ़र्ज़ करो कभी घर पर लड़ाई हो जाए तो मैं हाथ से मारने को ज़्यादा प्रेफर करूँगी बजाय ज़बान के। सास बहू की लड़ाइयाँ, वो हंसते हुए कह रही थी। अस्तग़फ़िरुल्लाह लड़की, तुम बहुत ख़तरनाक हो। खुफकी से बोला। आंटी बहुत अच्छी है, सबको पता है। अलीज़े भी बहुत अच्छी है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही बताने को दिल किया। उसने आराम से कहा। शुक्रिया। ओके, तुम लोग सैलून से फ्री हो जाओ, मुझे कुछ काम है। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। उनका राब्ता मुनक़ता हुआ। उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसने एक नज़र अपने कमरे में डाली। पिछले चंद दिनों में ज़िंदगी कितनी बदल सी गई थी। उसकी आयान से शादी, आयान के घर वालों का तौक़ा से अच्छा रवैया, उसका आयान के साथ अच्छा बॉन्ड बनना, सब किसी ख्वाब जैसा था। क्या होता अगर ये सब ख्वाब ही होता। वो अचानक जागती और नज़रों का धोखा ख़त्म हो जाता। वो वहीं बैठे यही अब सोचते सोचते सो गई। वो यहाँ किस काम से आई थी, उसे भूल गया। साइड टेबल पर रखी चाय ठंडी हो गई थी। उसने शाम में आयान को कॉल की, पर उसका नंबर बन जा रहा था। न जाने क्यों दिल किसी अनहोनी का पता दे रहा था। आयान ने जब से बताया था कि उसको जान से मारने की धमकियां मिल रही है, वो तब से उसी वो तरह वसवसों में घिरी हुई थी। इकबाल आलम कई मर्तबा कह चुके थे कि भाइयों में से कोई छोड़ आता है, लेकिन उसकी एक ही रट थी, आयान खुद आएगा। उसे उसका मैसेज मिला था। नहीं बाबा, वो किसी काम में फंस गया होगा, आता ही होगा। शादी वाला घर है, आपको तो पता ही है कितने काम होते हैं। वो खुद को भी वजाहत दे रही थी। ठीक है बच्चे, लेकिन 7 बजे से तुम ऐसा ही कह रही हो, अब 9 बज रहे हैं। मुझे लगता है भूल गया होगा इतने कामों में। ऐसा करो, अब ड्राइवर के साथ चली जाओ, बिला वजह उसे तंग करोगी। आयान और मुझे भूल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, एक मान से उसने कहा। इकबाल आलम ने बहुत मोहब्बत से उसे देखा था। वो वाकई खुश लग रही थी। ठीक है, जो चाहे करो, अभी भाई भी जाग रहे हैं, देखो जाकर जो इजी है छोड़ आए, वरना मैं साथ चलता हूँ। अच्छा नहीं लगता, घर पर फंक्शन है और बहू को मैं कैसे फुर्सत नहीं। बाबा आप जाकर आराम करें, मैं किसी के साथ भी चली जाऊँगी। इकबाल आलम ने उसके सर पर हाथ रखा और अपने कमरे की जानिब चले गए। वो फिर से आयान को कॉल मिलाने लगी, लेकिन 7 बजे के बाद से उसकी फ़ोन पर बेल जा रही थी, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। आखिरी मैसेज उसका पूरे 7 बजे आया था कि वो 7:30 तक उसे पिक कर लेगा, लेकिन अब वो 9:30 तक नहीं आया था। मिसेस डॉक्टर शार्प 7:30 पर गेट पर मेरा वेट कर रहा। वो उसका चंद घंटे पहले किया गया मैसेज फिर से पढ़ रही थी। अब वो लाउंज के सोफे पर बैठ गई। उसने रूहान को फ़ोन करके भी आयान का पूछा तो उसने बताया वो खुद घर है और आयान उसकी शेरवानी और दीगर सामान लेने बाजार गया हुआ है। वो सब अपनी ज़िंदगी में आने वाले नए तूफ़ान से नावाकिफ़ थे जो उन सब की ज़िंदगियों को बदलने वाला था। वो शाम थी जून की 30 तारीख की। सब कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी की ख्वाहिश में जीते चले जा रहे थे। उस शाम को वो टेलर शॉप से मुस्कुराते हुए निकल रहा था, रेड पोलो शर्ट के साथ नीली पैंट पहने, फ़ोन कान से लगाए वो खासा मसरूफ़ नज़र आता था। टेलर शॉप से गाड़ी तक का फासला चंद कदमों का था, लेकिन वो टेलर शॉप के सामने नहीं था। देखो जिंगिंग, मैं रूहान की शादी के बाद आ सकता हूँ और फजर के लिए आना मुश्किल होगा। अभी वो घर वालों के साथ एडजस्ट होना चाहती है। उसने हॉस्पिटल से भी छुट्टियाँ ले रखी है, सबको देखना पड़ता है। वो रूहान की प्रेस शुदा शेरवानी एहतियात से गाड़ी की पिछली सीट पर रख रहा था। फ़ोन दाएं कंधे और कान के दरमियान रखा हुआ था। मैंने तुमसे वादा किया था, अगर 10 शादियाँ भी करोगे तो आऊँगा, बस मैं आ जाऊँगा, फिक्र ना करो। वो उसे दिलासा दे रहा था। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा बंद करके वो सीधा हुआ और फ़ोन हाथ से पकड़ा। अभी वो मुड़ता कि किसी ने उसके सर के पीछे पिस्टल का पिछला हिस्सा मारा। नाजुक जगह पर लगने की वजह से उसका सर चकरा गया। उसने दोनों हाथों से बेइख्तियार सर की पिछली साइड को जकड़ा था। फ़ोन हाथ से गिर पड़ा था। उसने बंद होती आंखों से हमलावर को देखने की कोशिश की, लेकिन आंखें धुंधली पड़ गई। उसने अंदाज़ा लगाया कि वहाँ 3 नकाबपोश और एक सफ़ेद गाड़ी खड़ी थी। किसी ने उसके घुटने पर किक मारी और वो सर को थामे ही ज़मीन पर गिरा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। फ़ोन पर उसे पुकारा जा रहा था, लेकिन किसी ने फ़ोन बंद करके उसकी गाड़ी के अंदर ही फेंक दिया।
और उसे उठाकर दूसरी गाड़ी में डाल दिया। उसके हाथ सुर्खमाए से तर होते गए, सर के पिछले हिस्से से खून निकल रहा था और वो अपने होश खोता गया। दूसरी तरफ उसने परेशानी में फिर से रूहान को कॉल की। मैं उससे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। क्या मतलब उससे रब्ता नहीं हो रहा? उसका फ़ोन तो उसके पास ही था। अच्छा तुम टेंशन ना लो, मैं उसे देखता हूँ। अभी तुम ऐसा करो, रात उधर ही रुक जाओ, सुबह वापस आ जाना। आयान से बात हो तो इन्फॉर्म करना, मैं उसे कॉल करती रहूँगी। बेचैनी से लाउंज के चक्कर लगाते लगाते उसकी टांगें थक गई थी। अब वो फिर से आयान को फ़ोन मिला रही थी लेकिन वो कॉल उठा नहीं रहा था। वो अकेली आयान का इंतज़ार करते हुए जाग रही थी। हेलो, उसने फ़ोन उठा लिया था। हेलो आयान, कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, उसने गुस्से से कहा। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन मोहतरमा? अनजान आवाज़ सुनकर वो चल रह गई थी। ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रही है। ये फ़ोन जिसका है मैं उसकी बीवी हूँ। आप कौन है और ये फ़ोन आपके पास क्या कर रहा है? नूर ने खौफज़दा नज़र से दाखिली दरवाजे को देखा कि शायद वहाँ से आयान आता दिखाई दे। ये कार काफ़ी देर से यहीं खड़ी है और इसका मालिक इसे खुला छोड़कर गया है और ये फ़ोन भी गाड़ी में ही पड़ा हुआ था। मैं अब घर जाने के लिए निकल रहा था तो ये फ़ोन देखा तो मैंने खोलकर चेक किया। इसका मालिक आसपास कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। क्या मतलब है आपका? देखिए, आप इर्द गिर्द कोई टेलर शॉप होगी, गाड़ी के मालिक वहाँ टेलर शॉप पर गए होंगे। आप वहाँ जाकर पता करें। वो डर गई थी। मैं वही टेलर हूँ जिससे ये साहब अभी कपड़े लेकर गए हैं और अब यहाँ नहीं है। क्या आसपास कोई मस्जिद है? नहीं बीबी, यहाँ कोई मस्जिद नहीं है। आप यहाँ आकर देख ले वरना मैं फ़ोन रख रहा हूँ। नहीं रुके प्लीज़, आप कॉल लॉग में देख कर बता सकते हैं कि आखिरी कॉल किसकी थी जिस पर ये बात कर रहे थे? उसका दिल बहुत ज़ोर का धड़क रहा था। मैं देखता हूँ। नूरुल फजर एक जगह अब जैसे जम गई थी। फ़ोन पासवर्ड मांग रहा था। क्वीन ऑफ हैप्पीनेस, बगैर स्पेस के। उसने जल्दी से पासवर्ड बताया। कहानी सिर्फ इतनी थी, एक पासवर्ड था जो उसके फ़ोन पर लगा हुआ था। उसे खोलना था, एक सच जानना था और उसे दिल से जोड़ना था। वो कहानी का इख्तिताम था और कहानी फिर से शुरू होती या शायद ख़त्म हो जाती। हाँ, कहानी सिर्फ इतनी थी जिसे छोड़ना मुश्किल था, दिल से निकालना नामुमकिन था। ये कहानी दिल तोड़ रही थी, उदास कर रही थी, लेकिन कहने को कहानी थी। ये बहुत से रिश्तों को जोड़े रखने का एहसास दिला रही थी, टूटे हुए दिल भी जोड़ती थी। हाँ, कहानी सिर्फ इतनी थी। कभी बहार के चेरी ब्लॉसम जैसी, कभी खिज़ा के सूखे पत्तों जैसी, कभी गर्मियों की सहर जैसी, कभी सर्दी की शामों जैसी, कभी सूरज की तपिश जैसी, कभी चाँद की रोशनी जैसी, कभी सितारों की चमक जैसी और कभी सैयारों की गर्दिश जैसी। हाँ, कहानी सिर्फ इतनी थी। कैसे अजीब पासवर्ड रखते हैं लोग। दूसरी जानिब से बेजार सी आवाज़ में तबसरा किया गया। फिर चंद लम्हे खामोशी छा गई। ये क्या नाम हुआ भला? किसी एल टी कम जिंग योंग साउथ कोरिया की कॉल लगी हुई है जिस पर बात की गई थी। बाकी 2-3 नंबर्स और भी है जिनसे कॉल्स आई है। नूर के कान साई साई करने लगे थे। आपका शुक्रिया। क्या आप कार के पास कुछ देर के लिए रुक सकते हैं? मैं किसी को भेजती हूँ, आप लोकेशन ऑन कर दे। वो कहकर फ़ोन बंद कर गई। गहरे सांस लेते उसने जिंगिंग का नंबर निकाला। उसके हाथ काँप रहे थे। हेलो जिंगिंग, तुमने आयान से कुछ देर पहले बात की थी। उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी जो जिंगिंग ने महसूस किया था। हाँ, मेरी उससे बात हो रही थी पर अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। बात करते करते खामोश हो गया था। शायद फ़ोन कहीं गिर गया था और फिर कदमों की आहट भी सुनाई दी। मुझे कुछ गैर मामूली नहीं लगा, इसलिए ध्यान नहीं दिया। सब खैरियत है? मैं तुम्हें कुछ देर बाद कॉल करती हूँ। ऊपर की जानिब भागते हुए उसने रूहान का नंबर मिलाया। रूहान, आयान नहीं है वहाँ। कहाँ नहीं है? क्या हुआ है? तुम फिक्र मत करो, मैं जा रहा हूँ टेलर शॉप पर। वो लास्ट टाइम मेरा सूट प्रेस करवा रहा था। कहा ना वो नहीं है टेलर शॉप पर, उसे कुछ हो गया है। वो रोना शुरू हो गई। किसी और ने कॉल पिक की थी। आयान की गाड़ी खुली हुई थी और वो वहाँ नहीं था। रूहान के सर पर सातों आसमान यकजा गिरे थे। वो गहरा सांस लेते उमैर के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसके खटखटाने से पहले ही हादिया ने दरवाज़ा खोल दिया। नूर, रिलैक्स, आयान को कुछ नहीं होगा, तुम आराम करो। वो न जाने किसको दिलासा दे रहा था। मैं घर आ रही हूँ। उसने मज़ीद कुछ सुनने से पहले फ़ोन बंद कर दिया। अभी तो ज़िंदगी से ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी और इतना बड़ा नुकसान होने का खौफ दिल में बैठ गया था। क्या हुआ नूर? हादिया फिक्रमंदी से पूछ रही थी। उसे लगा वो अभी गिर जाएगी, फिर भी दीवार का सहारा लिए खड़ी रही। भाई सो तो नहीं गए? उनसे कहें मुझे घर छोड़ आए। तुम ठीक हो नूर? हादिया ने उसे पकड़ा। वो मुमकिन हद तक खुद को रोने से बाज रखे हुए थी। वो अच्छा गुमान रखे हुए थी, लेकिन दिल में वसवसों का तूफान था जो कुछ अच्छा सोचने नहीं दे रहा था। उमर के कमरे का दरवाज़ा खुला, वो भी बाहर आ गया। तब तक उमर भी कमरे के दरवाजे में आया। भाई घर छोड़ आए?
इससे अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। क्या हुआ नूर, तुम रो क्यों रही हो? उमर परेशानी से उस तक आता हुआ पूछ रहा था। उमर गाड़ी की चाबी लेने कमरे में गया। पता नहीं कुछ गलत हुआ है, प्लीज़ जल्दी से मुझे घर छोड़ाओ। बाकी सब भी कमरे से बाहर आ गए थे। नीचे पहुँचे तो इकबाल आलम भी कमरे से बाहर थे। रात रुक जाओ अब, इकबाल आलम भी फिक्रमंदी से कह रहे थे। नहीं बाबा, आप दुआ करना सब ठीक हो। वो उमर के पीछे जल्दी से बाहर निकली। घर पहुंचने तक का सारा रास्ता वो आयान के लिए दुआएं करती रही थी। घर में रूहान की माहियों का फंक्शन उरूज पर था। काफ़ी दिनों से इन लोगों की कज़िन्स और रिश्तेदार घर पर थे, तो अच्छा खासा शुगल मेला लगा हुआ था। सेलिब्रिटी कज़िन की शादी पर आने का भी अपना मज़ा होता है। गाड़ी से उतर कर उसने उमेर को वापस चले जाने का कहा था, क्योंकि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो घर के अंदर आ गई और एक खामोश नज़र लॉन में उसके साथ मिलहका गार्डन में डाली, जहाँ से खुशगपियों और कहकहों की आवाज़ें आ रही थीं। वो खामोशी से बैरूनी सीढ़ियों से ऊपर चली गई। इन सीढ़ियों का इख्तिताम पर आयान और रोहान के पुराने मुश्तरका कमरे में होता था। ग्लास वॉल का लॉक खुला हुआ था। वो अंदर आ गई, वहाँ कोई नहीं था। उसने एक मरतबा फिर फ़ोन करके आयान का पता करना चाहा, लेकिन अब उसका फ़ोन बंद जा रहा था। उसने रोहान को कॉल किया और उसका नंबर बिजी जा रहा था। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो जल्दी से कमरे से बाहर आ गई। उस फ्लोर की राहदारी में हलचल सी थी। सब शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। वो सीढ़ियाँ उतरते लाउंज में भी एक नज़र डाल चुकी थी, जहाँ मेहमान थे। उसने इतने लोगों में हदीका को ढूंढा। इस वक्त वो अपना मसला सिर्फ उसी औरत से बयान कर सकती थी। उसने हदीका बेगम को किचन की जानिब जाते देखा था। वो भी तकरीबन भागती हुई किचन में पहुंची थी। आंटी, उसने बेरब्त आवाज़ में हदीका को मुतवज्जा किया। अरे नूर बेटा, तुम कब आई? यकीनन आयान ने आने में देर कर दी होगी, मैं अभी उसके कान खींचती हूँ। उन्होंने उसके उड़े हुए रंग को इतना नोटिस नहीं किया। आंटी, वो नहीं आया। उसकी आवाज़ रन गई और अब उसकी आवाज़ सुनकर वो चौंकी थी। नूर, क्या हुआ है बच्चे? आयान ने कुछ कहा है? वो रोने लगी थी। उसे नहीं पता था आयान के साथ क्या हुआ है, लेकिन उसे पता था कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ। वो उसे पहले ही सब बता चुका था और वो उसे अल्लाह पर भरोसा करने का कह रही थी। और जब खुद ही अल्लाह पर भरोसा करने का वक्त आया तो दिल घबरा रहा था। आंटी, आयान मुझे लेने नहीं आया। वो टेलर शॉप पर था और फिर वहाँ से गायब हो गया। वो कहीं और चला गया है। हदीका बेगम परेशानी से उसे पानी पिला रही थी। आयान ऐसे तो नहीं कहीं चला जाता था। लाउंज में भी एकदम खामोशी हो गई तो वो दोनों फ़ौरन बाहर आई। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ, ठीक है। दाखिली दरवाजे से शायान अंदर आते हुए फ़ोन पर किसी से कह रहा था। डैड मेरे साथ चले। आयान, नूर अल-फजर और हदीका के फ़ख होते चेहरे को देख कर वो फ़ौरन खामोश हुआ और उसका खामोश होना हदीका बेगम को खटका गया। क्या हुआ आयान को? फ़ौरन उस तक पहुँची। कुछ नहीं हुआ है उसे, बस उसने हमें बाहर बुलाया है, ज़रूरी काम है। आप लोग घर से बाहर मत निकलिएगा और किसी से कुछ भी मत कहिएगा। वो जल्दी से कह रहा था। डैड आ जाए। वो दोनों फ़ौरन बाहर निकल गए। शायर मध्यम आवाज़ में उन्हें कुछ बता रहा था और हदीका बेगम उसे आवाज़ें देती रह गई। नूर ने अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर खुद को रोने से रोके रखा। रोना किसी मसले का हल नहीं होता। रोने से मसाइल हल नहीं होते। कुछ हाथ पैर हिलाने से मसाइल हल होते हैं। उसे सिर्फ एक ही जगह से मदद की उम्मीद थी। उससे जो अकेला नहीं छोड़ता, उससे जो हर क्राइसिस से निकाल दिया करता था। उसके रुखसारों पर आंसू फिसले तो वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई। उसे अल्लाह के सामने रोना था। वो अकेला नहीं छोड़ता था। अभी फजर की नमाज़ अदा करके उसने फिर से सब की सलामती के लिए दुआ की थी। रात से सुबह फजर हो गई थी, लेकिन घर के मर्दों में से किसी की कॉल नहीं आई थी। सब गायब थे। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, कोई उनसे राब्ता नहीं कर रहा था। घर में भी हदीका की तबीयत ख़राब हो गई थी। वो सारी रात उनके पास रही थी। नूर अल-फजर ने एक मिनट भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था। आयान ने ही उसकी जिम्मेदारी लगाई थी कि वो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी माँ का ख्याल रखे, और वो रख रही थी। हदीका को उसने दवाई देकर पुरसुकून किया हुआ था। मनाहिल, ईमान और सायरा अलग परेशान थी, और बाकी कज़िन्स वगैरह भी जो यहाँ रुकी हुई थी, उन सबको इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। घर के लोगों से अगर बात बाहर चली जाए तो जंगल में आग लगते देर नहीं लगती। वो जयनमाज़ पर ही बैठी दुआएं कर रही थी। जब उसका फ़ोन बजा तो वो चील की सी तेज़ी से फ़ोन के पास गई, लेकिन फ़ोन अलीज़े का था। उसे मायूसी हुई। अस्सलामुअलैकुम नूर, तुम लोगों से रात को कोई भी मेरी तरफ नहीं आया। मैंने तुम्हारा और आयान का इतनी देर इंतज़ार किया। वो चहकते हुए बोली। नूर अल-फजर के दिल से दुआ निकली थी कि अब की मर्तबा कुछ ऐसा ना हो कि उन दोनों की शादी ना हो पाए। घर पर काम था अलीज़े, और फिर हम दूल्हे वाले हैं। वेट, ये तुम इतनी उदास क्यों हो? रात को सोई नहीं? अलीज़े हैरानगी से पूछ रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने फ़ौरन हशाश बशाश लहजे में कहा कि आयान की वजह से वो परेशान ना हो।
तुम लोगों ने मुझे रात के फंक्शन की तस्वीरें भी नहीं भेजी। आयान का तो फ़ोन ही बन जा रहा है और तुमने भी कुछ नहीं भेजा। मैं तो अब तक वेट कर रही हूँ। दरअसल अलीज़े, मैं बाबा की तरफ से रात को लेट आई थी। मैं तुम्हें फ़ंक्शन की तस्वीरें बाद में भेज दूँगी। तुम सुनाओ, फ़ंक्शन कैसा था? सब कुछ तो तुम लोगों के साथ था। मेरा तो सूखा सा फ़ंक्शन हुआ। वो उदास हुई। अल्लाह से दुआ है कि वो तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, उसने अपनाइयत से कहा। तुम्हें और आयान को हमारे हिस्से की भी खुशियाँ नसीब हो, आमीन। जवाबन वो कुछ नहीं बोली। उससे बोला ही नहीं गया। गले में आंसू का गोला फंस गया था। अलीज़े, नमाज़ पढ़ के हमारे लिए दुआ करना। उसे फिर यही कहना पड़ा। उन्हें वाकई दुआओं की सख्त ज़रूरत थी। यह भी कोई कहने वाली बात है नूर, तुम सब हमेशा से मेरी दुआओं का हिस्सा रहे हो। हमें इस वक्त ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अलीज़े ने आवाज़ महसूस कर लिया था कि वो रो रही है। नूर, घर में सब ठीक तो है? तुम किसी वजह से परेशान हो? प्लीज़ मुझे बताओ। नूर अल-फजर ने खुद को बताने से रोकना चाहा, लेकिन वो रोक नहीं पाई। वो आयान की दोस्त थी, उसे सब पता होना चाहिए। वह हदीका के कमरे का दरवाज़ा बंद करके कमरे से बाहर आ गई। किचन में आकर आइलैंड पर बैठकर उसे जो भी अधूरी बातें पता थी सब बताती गई। अलीज़े शौक़ से सब सुनती गई। इतना सब कुछ हो गया नूर, और तुम में से किसी ने मुझे नहीं बताया। वो सहमे हुए अंदाज में बोली। मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अब भी तो मैं परेशान हो रही हूँ। मैं वहाँ आती हूँ। नहीं अलीज़े, तुम मत आओ। मेरा मतलब अभी तुम्हारी रुखसती नहीं हुई, अच्छा नहीं लगेगा। उसने धीमे लहजे में कहा। डैम इट नूर, तुम लोगों को मेरी ज़रूरत है और रुखसती भी हो जाएगी जब होनी हुई। प्लीज़ अलीज़े, तुम मत आना, बस दुआ करो। तुम अभी इस फैमिली का हिस्सा बनी हो, लेकिन रूहान की फैमिली मेरी फैमिली सालों से है। मैं आ रही हूँ। नूर अल-फजर में मज़ीद मज़ाहमत नहीं चाहती। उसने फ़ोन बंद कर दिया। डो नॉट लीव मी, आई विल बर्न। यही के मुस्तकबिल करीब में मेरी शादी एक चुड़ैल से होने वाली है। यही के शादी के बाद उस चुड़ैल को मैं बहुत रुलाने वाला हूँ। सुबह के इस वक्त जब परिंदे अपने घरों से रोज़ी की तलाश में निकलते हैं, उस वक्त भी नूर अल-फजर को घर के अंदर बहुत घुटन हो रही थी। वो बाहर लॉन में आ गई, जहाँ अभी रात मुकम्मल गई नहीं थी। सुबह मुकम्मल तुलू नहीं हुई थी। पूरा घर रोशनियों में नहाया हुआ खूबसूरत लग रहा था। गहरा नीला और जामनी आसमान भी मंजर को बहुत हसीन बनाए हुए खामोश था, और उसकी खामोशी पुरस्रार थी। तुम किसी और में इंटरेस्टेड नहीं हो, मसलन मैं, लेकिन शहरियार अच्छा लड़का नहीं है। आई विल काउंट द डे यू लेफ्ट। डू नॉट लीव मी, आई विल बर्न। आई विल काउंट द डे यू लेफ्ट। मैं तुम्हें सारा सच बताने आया हूँ। फॉर गॉड सेक फजर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि तुम इस सब को इतना सीरियस लो के हंसना भूल जाओ। प्लीज़, जो हुआ उसे भूल जाओ। डोंट गेट मी रॉन्ग फजर। वक्त बहुत आहिस्ता आहिस्ता और खामोशी से गुजरता जा रहा था। उसने लॉन की बैरूनी सीढ़ियों पर खड़े एक नज़र आसमान पर डालकर अल्लाह से दुआ की। वो अभी भी गहरा नीला था। खामोशी सी बहुत दूर खड़े उसे देखते हुए उसकी आंखों से दो आंसू उसी खामोशी से उसकी कनपट्टियों में जज्ब हो गए। इफ़ यू डोंट टर्न अराउंड एंड लुक, आई विल बर्न लाइक अ सिल्वर। मेरे साथ ऐसा मत करो फजर। मैंने कहा था मैं मजबूर हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे पास इसीलिए आया कि मुझे लगा तुम मुझे समझोगी। आई शॉट माई शूज़, कम एंड टाई शू लेसेस। तुम मेरे घर भी रुक सकती हो। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ रूहान और अलीज़े को लेने। तुम्हें मसला नहीं होगा। इफ़ यू डोंट टर्न अराउंड एंड लुक, आई विल बर्न लाइक अ सिल्वर। मतलब अब मैं अपनी शादी पर खुश हो सकता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत इजहार मोहब्बत है। मेरा माजी भूल कर मुझे अपना एहसान मंद कर दो नूर अल-फजर। मैं सिर्फ वही हूँ जो इस वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारा बने खड़ा हूँ। उसने सब कुछ भुला दिया था, कुछ भी याद नहीं रखा था, ना कुछ मज़ीद जानने की कोशिश की थी। फिर भी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई तो वो थकान से उठी। खुद को नॉर्मल रखने की आखिरी सी कोशिश की थी। अलीज़े की गाड़ी पोर्च में खड़ी हुई थी। वो उसे ही देख रही थी। अलीज़े गाड़ी से निकली और उसे लॉक किया। क्रीम रंग का कुर्ता ट्राउज़र पहने, सर पर स्कार्फ ओढ़े, वो जल्दी में उसकी तरफ आई। नूर उसके गले लगकर रोने लगी। इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त भी होना चाहिए जिसके सामने वो आसानी से अपने आंसू बहा सके। जब वो उसके सामने रोकर अपना दिल हल्का कर ले तो किसी दूसरे के सामने रोने की ज़रूरत ना रहे। अलीज़े शायद कुदरत का ऐसा ही तोहफ़ा थी। वो उसके सामने रो सकती थी। वो जजमेंटल नहीं थी, वो एहसारमंद थी। नूर मत रो प्लीज़, सब ठीक हो जाएगा। आयन को कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है। वो उसकी पीठ थपकते हुए उसे दिलासे दे रही थी। अच्छा आओ, हम लोग नमाज बराया हाजत अदा करते हैं और सिद्दीक दिल से उसकी सलामती की दुआ करते हैं। देखना अल्लाह ताला उसे अपनी हिफाजत में रखेंगे। वो उसकी आंखों से आंसू साफ करते प्यार से समझा रही थी।
अलीज़े, ऐसे इंसान को खोना बहुत तकलीफ़दा होता है जो आपकी सारी ज़िंदगी का महूर बन गया हो। नूर, इंसान आते जाते रहते हैं, इंसान छोड़ने के लिए होते हैं। अल्लाह ऐसे ही आज़माता है अपनी पसंदीदा बंदों को। ऐसे वक्त में मायूस नहीं होते, अल्लाह को याद करते हैं। आयान को कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। उसे साथ लिए अपने साथ अंदर आई थी। आंटी कहाँ हैं? उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया। तुम वज़ू करके आओ, मैं आंटी को देख कर आती हूँ, अलीज़े ने कहा और हदीका बेगम के कमरे की तरफ चली गई। हदीका सो रही थी, वो आराम से उन तक आई, उन्हें देखा और फिर टेम्परेचर चेक किया तो बुखार काफ़ी तेज़ था। कुछ देर बाद वो उनके सिरहाने बैठी ठंडे पानी की पट्टियाँ करती रही। उसका दिल किया एक मरतबा रूहान को कॉल करके आयान के बारे में पूछ ले, शायद इसकी मरतबा कॉल उठा ले। तौका के मुताबिक रूहान ने कॉल उठा ली थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मिसेस? दूसरी जानिब से हमेशा की तरह नरम आवाज़ में कहा गया। वो यकीनन यही समझ रहा था कि अलीज़े को इस बारे में कुछ नहीं पता। वालेकुम अस्सलाम, तुम कैसे हो और आयान कैसा है? उसने आहिस्तगी से पूछा। चंद पल दूसरी जानिब चंद पल खामोशी रही। तुम्हें पता चल गया? उसने गहरा सांस लेकर कहा। रूहान, तुम मुझे सब बता सकते थे, मैं फैमिली थी यार, वो खुफगी से कह रही थी। अलीज़े, हमने फैमिली को भी कुछ नहीं बताया। प्लीज़, इस वक्त लड़ने की हिम्मत नहीं है और लंबी बात भी नहीं कर सकता। आयान का कुछ पता चला? उसने आहिस्ता से पूछा। नूर अल फजर के पुराने मंगेतर ने उसे अगवा करवाया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। उनका प्लान आयान को मारना था, लेकिन शहरियार ने प्लान तब्दील किया। अब हम नहीं जान पा रहे वो दहशतगर्द इंसान चाहता क्या है। पुलिस और CTD वाले हमारी मदद कर रहे हैं और आयान ने भी अपने एक दोस्त का नंबर दे रखा था कि ऐसा वैसा कुछ होने की सूरत में उसे बता दूं। वो शायद ISI में है। इंशाल्लाह हम कुछ देर तक उसे ढूंढ लेंगे। इंशाल्लाह मुझे इन्फॉर्म करते रहना प्लीज़। ओके, मैं कोशिश करूँगा तुमसे इन टच रहूँ, लेकिन मुश्किल होगा। जब तक लोकेशन ट्रेस होती है मैं फ्री हूँ, तुम बात करो। आयान को कुछ नहीं होगा, मुझे भी यकीन है। नूर और आंटी की तबीयत बहुत ख़राब है, अभी उन्हें कुछ नहीं बताया, वो बिला वजह परेशान होगी। तुम भी नूर अल फजर को कॉल मत करना। रूहान, मैं तुम्हारे घर हूँ। व्हाट, तुम वहाँ क्या कर रही हो? अलीज़े, मेरे अपनों को मेरी ज़रूरत है, वो बड़े पुरसुकून अंदाज में बोली। तुमने कल आना था इस घर में लड़की, हमारी शादी हो रही है, फॉर गॉड सेक अपने घर जाओ। वो खफा हुआ। समझ लो मुझे बहुत जल्दी थी, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए या मेरे घर आने के लिए? तुम्हारी ज़िंदगी में तो बहुत पहले आ गई थी, इस घर में आकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। रात को क्या पहन रही हो? अलीज़े भरपूर हैरान हुई थी, इतनी टेंशन वाली सूरत हाल में भी वो उसे क्या पूछ रहा था। हम रात का फंक्शन कैंसिल कर देते हैं, बल्कि शादी आगे कर देते हैं जब तक सब नॉर्मल नहीं हो जाता। अलीज़े, उसने बहुत थकान से कहा था। सुन रही हूँ, वो मध्यम आवाज़ में कह रही थी। आई एम सॉरी। उसकी आवाज़ शर्मिंदगी से भरपूर थी। अलीज़े के गले में आंसू का गोला अटका। उसने बाएं हाथ की मुट्ठी होठों पर रखकर खुद को बड़ी मुश्किल से रोका। इस वक्त वो नूर अल फजर की हिम्मत थी, वो रो नहीं सकती थी। मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन तुमने मुझे सॉरी क्यों कहा? यू सफ़र्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ मी, इट वॉज रिटन इन माई डेस्टिनी, दैट्स वाई आई फील ashamed. You shouldn't. I forgive your any single mistake. आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू, मी ऑल्सो। रात को क्या पहन रही हो? उसने फिर वही सवाल किया। हम शादी आगे कर लेते हैं, अब की बार मुझे लगता है मैं लेट करूँगा तो तुम्हें खो दूँगा। आयान को खोने से मुझे खोना बेहतर है। आयान को कुछ नहीं होगा, वो दुआओं के हिसार में है, उसे कुछ नहीं होगा। एक पुख्ता यकीन था जो उसे अपने रब पर था। मैं कहीं नहीं जाऊँगी रूहान, तुम आयान को लेकर आना। ऐसा है तो तुम मेहंदी के लिए तैयार हो जाना, हमारा फंक्शन इकट्ठे होगा, हम रात को आएंगे। वादा करो अगर मैं तैयार हो गई तो तुम दोनों आ जाओगे? हाँ जी, पक्का वादा, मैं आयान को वापस लेकर आऊँगा। मुझे तुम पर यकीन है। वो वाकई पर यकीन थी। मुझे अल्लाह पर यकीन है। अलीज़े खामोश रही। कॉल मत काटना, रूहान की आवाज़ स्पीकर पर सुनाई दी। अलीज़े सोफे पर टांगे ऊपर किए बैठी उदासी थी। उसकी ज़िंदगी में कब खुशियाँ आएंगी? आई लव यू अलीज़े। वो अपनी जगह साकित रह गई। सामने देखती आंखों में पानी भर आया, वो जो चंद ही लम्हों बाद गालों पर बहने लगा। रूहान सिकंदर हमेशा अपने किए की तलाफी खूबसूरत अंदाज में करता था, उसे मोतबर कर देता था। तुमने कहा था ये जुमला कभी नहीं बोलोगे। अलीज़े ने बड़ी मुश्किल से खुद को बोलने के काबिल बनाया। आज हंसने का भी दिल नहीं किया। कोई और वक्त होता तो वो उसे कहती कि तुम लीडर होकर यूटर्न ले रहे हो। लीडर एक बात पर खड़ा रहता है, लेकिन वो आज कुछ भी नहीं कह सकी। सब अच्छा होते होते गलत हो गया था। गलत कहा था अलीज़े, मैं एतराफ़ करता हूँ मुझे तुमसे बहुत पहले मोहब्बत हो गई थी। ये अंग्रेज़ी का बेमानी जुमला मेरे लिए मैटर नहीं करता था। एहसास, इज़्ज़त और एतबार मेरे लिए अहम थे, लेकिन आज मैं इस एक जुमले में ये सब बंद करके तुम्हें कह रहा हूँ,
शायद ये जुमला ऐसे मौक़ों पर ही कहने के लिए होता है जब आप कुछ और ना कह सको, किसी और तरह इजहार ना कर सको। आई एम ब्लेस्ड, उसने आहिस्ता से कहा। तुम अपने घर चली जाओ, मैं यहीं रहूँगी तब तक जब तक नूर और आयान को एक साथ खुश न देख लूँ। लोग क्या कहेंगे, कितनी बेशर्म दुल्हन है, लोगों को उनका काम करने दो। और वैसे तुम किन लोगों की बात कर रहे हो? तुम्हारे घर आए मेहमानों की। दरअसल मैं अपने डैड के अलावा उन मेहमानों में से किसी को नहीं जानती। अलबत्ता तुमसे जुड़े सारे रिश्ते मेरे लिए मानी रखते हैं। बहुत ढीठ हो, सो तो हूँ। अलीज़े, तुम वो औरत हो जिसका मैं सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहा हूँ। हम अजनबी थे, फिर दोस्त बन गए, फिर हमने शादी की कमेंट कर ली, तब भी दोस्तों की तरह रहे। हमने कभी अपने फ्यूचर गोल डिस्कस नहीं किए। हमने निकाह कर लिया, तब भी हम दोस्त रहे। अब हम शादी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है शादी के बाद भी हम अच्छे दोस्त रहेंगे। तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। मुझे बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपनी बात को ज़्यादा फोकियत दी। तुमने कुछ नहीं कहा। तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, मेरा इंतज़ार करती रही। तुम इतनी एसारमंद हो अलीज़े कि तुम्हारे सामने अब अपना आप छोटा लगने लगा है। वेट रोहान, हम कल अपने फ्यूचर गोल डिस्कस करेंगे और तुम्हारी सारी गलतियों के बारे में भी बात करेंगे। और यकीन करो, मैं तुम्हें अपना कत्ल भी माफ़ कर दूँगी। ये चंद सालों की गलतियाँ क्या चीज़ है। थैंक यू माई लेडी। क्या तुम मुझे अपनी तस्वीर भेजोगे? बिल्कुल नहीं, दूल्हे पर रूप नहीं चढ़ेगा अगर दुल्हन ने वक्त से पहले देख लिया। तुम मुझे कल तक तरसाना चाहते हो? कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें कल देखकर सारे बदले पूरे करूंगी। वो कुछ खफासी बोली। रात को क्या पहनोगी? रात को देखना। ओके, तो तुम मुझे रात तक तरसाना चाहती हो? कोई बात नहीं, रात को देखकर अपनी हसरत पूरी कर लूँगा। तुम आओगे ना रात को? वो फिर से पूछ रही थी। क्या सुनना चाहती हो अलीज़े? ये कि सब ठीक हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी भी नॉर्मल हो जाएगी, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, अल्लाह सब ठीक कर देगा, हमारी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। वादा रहा बस, या और कुछ? आयान भी ठीक होगा, वो भी नॉर्मल लाइफ गुजारेगा, फिक्र ना करो। तुमसे प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हो रोहान, और तुम्हें मालूम है तुमसे अच्छा कोई नहीं है। हम दोनों जानते हैं कि आयान ने भी बहुत वजूहात की वजह से सफ़र किया है। अब उसका अच्छा टाइम शुरू होना है अलीज़े, उसे नूरुल फज्र के साथ खुश रहना है, और हम उसके लिए वो सब करेंगे जो कर सके। तुम मेरा साथ दोगी? बिल्कुल, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, आमीन। मैं नूरुल फज्र को बता दूंगी, कुछ ना जानने से कुछ जानना बेहतर है। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो अधूरी गुफ्तगू कभी नहीं करते थे, उनका सिलसिला मुनक़ता हो गया था। ये हादसे से पहले उनकी आखिरी गुफ्तगू थी। वो आराम से जूते पहनकर कमरे से बाहर आई तो लाउंज में रोहान की कजिन्स की महफिल लगना शुरू हो चुकी थी। सायरा भी जाग रही थी। अब उससे समझ नहीं आया कि कहाँ जाए। अरे अलीज़े, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सायरा के पूछने पर सारी कजिन्स ने बाजमात इस नई दुल्हन की जानिब देखा। वो भाभी मैंने बुलाया था अलीज़े को, आज के फंक्शन के लिए तैयार करना था, सो ये सुबह जल्दी ही आ गई। आप चले मेरे साथ किचन में। वो अलीज़े और सायरा को इशारा करती किचन में चली आई। वो दोनों भी उसके साथ अंदर आ गई। बाकी लड़कियां सर जोड़े चहमगोइयाँ करने लगी कि उन्हें नहीं मालूम था फंक्शन इकट्ठे होना है। भाभी, अभी किसी को कुछ मत बताइएगा, आयान ठीक ही होगा। मैं नहीं चाहती यहाँ फजूल में कोई तमाशा लगे। आप ईमान और मनाहिल से भी यही कह दें कि अलीज़े को हमने ही बुलवाया है। वो अफसरदगी से सारी सूरत हाल को संभालने की कोशिश कर रही थी। नूर, मेरी रूहान से बात हुई है, वो लोग रात तक वापस आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, वो ठीक होगा। मैंने रूहान से शादी आगे करने की बात की थी, लेकिन उसने मना कर दिया, जिसका मतलब है सब ठीक है। उसने नूरुल फज्र को गोया हौसला दिया था। आयान ठीक है, वो वाकई रात को आ जाएगा। उसने शुक्र का कलमा पढ़ा, वो ठीक होना चाहिए। नूरुल फज्र को इंतज़ार मंजूर था। फिर तो हमें नॉर्मल एक्ट करते हुए मेहंदी की तैयारी करनी चाहिए, सायरा ने पूछा। जी भाभी, आप ठीक कह रही हैं। नूरुल फज्र को भी एहसास हुआ कि एक मरतबा फिर अपनी परेशानी में वो अलीज़े को भूल रही है, सो फ़ौरन कहा, पर सायरा भाभी, अगर रूहान ने कहा है कि आयान को ले आएगा तो यकीन रखो मुझे उस पर ट्रस्ट है। तुम चलो, अब तुम्हें अच्छे से तैयार करना होगा। नूर ने मुस्कुराने की सही की। अब लड़कियां मुझे इस वक्त यहाँ देखकर बातें बनाएंगी। वो कुछ जज्बस हुई। तुम मेरे रूम में बैठ जाओ, बाकी हम डील कर लेंगे। ठीक है, अलीज़े मान गई और नूरुल फज्र के कमरे की तरफ चली गई। सायरा भी ईमान और मनाहिल के पास चली गई। वो भी मुलाजमा को नाश्ते का समझाकर बाहर जाने लगी कि सामने से इकरा आती दिखाई दी। मानना पड़ेगा डॉक्टर नूरुल फज्र, एक शादीशुदा और तलाक याफ्ता मर्द के साथ निभा करना आसान नहीं होता, लेकिन तुम कर रही हो। नूरुल फज्र का इस वक्त लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं था और आयान की साबिका बीवी से बात करने के लिए उसके पास वक्त बिल्कुल नहीं था।
शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं चलती हूँ। साइड से होकर जाने लगी। जब से आई हूँ इस घर में तुम्हें और आयन को इकट्ठे नहीं देखा। ऐसे मर्दों को छोड़ देना चाहिए डॉक्टर। ना जाने बार बार शादी करके लड़कियों की जिंदगियाँ क्यों तबाह करते हैं। क्या तुम पर भी उसकी नामर्दी का पोल तो नहीं खुल गया। वो मासूम से कहते हुए इतना वाज़ेह तंज कर गई थी कि नूर अल फज्र का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई आयान के बारे में ऐसा कहने की। नूर अल फज्र ने मुट्ठियां भींची। एक नज़र टुकुर टुकुर अपनी जानिब देखती मुलाजिमा को देखा और अगले लम्हे उसने सामने खड़ी इकरा के चेहरे पर हाथ का निशान छोड़ा था। इकरा अपनी जगह भौचका कर रह गई थी। माफ़ कीजिएगा, बड़ों पर हाथ उठाना अक्लमंदी नहीं होती, पर ये इस झूठे इल्ज़ाम का बदला था जो आपने कई साल पहले आयन पर लगाया था। यकीनन आपका दूसरा शौहर असल मर्द ही होगा जो अभी तक उसे छोड़ा नहीं, वरना खैर मैं आपको आयान के असल मर्द होने का सबूत ज़रूर देती, पर मुझ में इतनी इखलाकियात है कि बेडरूम की बातें बाहर घर के मुलाजमों के सामने नहीं की जाती। आइंदा अगर ऐसी बकवास की तो मुझे दूसरी कई ज़बानों में समझाना भी आता है। घर में मेहमान है तो मेहमान रहे, सर पर ना चढ़े। यू बिच। नूर आगे बढ़ी ही थी कि इकरा ने मुश्तइल होते हुए उसके बाल पकड़ते हुए कहा और नूर ने घूमकर एक और तमाचा उसके गाल पर रसीद कर दिया। छोड़ो मुझे। उसने अपने बाल उसके हाथों से निकालने चाहे। नूर। सायरा की आवाज़ बड़ी ऊंची थी। वो फ़ौरन भागती हुई आगे आई और इकरा के हाथों से नूर अल फज्र के बाल निकाले। क्या पागल हो गई हो तुम दोनों? वो गुस्से से चिल्लाई। आप टेंशन ना ले भाभी, बस मेरी एक्स सौतन से आयान का मुझसे मोहब्बत करना हजम नहीं हो रहा। मैं चलती हूँ, कहते हुए किचन से बाहर आ गई। जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में गायब हुई थी। इडियट औरत, सारे बालों का बेड़ा गर्क करके रख गई है। उसके अंदर आते ही अलीज़ा जल्दी से उस तक आई जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। और लोके ना, वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी। एक जंगली बिल्ली बालों में पड़ गई थी, उसी से जान छुड़ा कर आई हूँ। अलीज़ा ने नासमझी से बाल ठीक करती नूर को देखा। इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि कोई मुझे सिखा रहा था कि आयन के साथ कैसे रहा जाए, तो बस फिर मेरा मीटर शॉर्ट हो गया। मुझे हाथों से बात करने की आदत सी है, तो बस समझ जाओ। बालों को संवार कर उसने देखा, सच शुक्र बाल बिल्कुल ठीक थे। नूर, क्या किसी को मार कर आई हो? अलीज़ा ने सहमे हुए अंदाज में पूछा। बस गलती से हाथ उठ गया। उसने शाने उचकाए। तुम आराम करो, मैं ज़रा बाहर के गर्मा गर्म माहौल को एंजॉय करूँ। ब्रेकिंग न्यूज़, आयान सिकंदर की बीवी ने उसकी एक्स को 2 थप्पड़ मार दिए हैं। मज़ीद जानने के लिए नूर अल फज्र के साथ बंधे रहिए। हाय, रात से शदीद टेंशन थी। अच्छा हुआ गॉसिप के लिए नया मौजू मिल गया है सबको। वो अलीज़ा को हक्का बक्का छोड़ती वो वापस कमरे से बाहर निकल गई। ये हादसे से पहले उनकी आखिरी खुशगवार गुफ्तगू थी। शाम तक उसकी किसी से बात नहीं हुई थी, लेकिन उसने हदीका बेगम को काफ़ी हद तक मुतमईन कर दिया था कि उसकी आयान से बात हुई है, वो ठीक है। लेकिन हकीकत में वो अभी तक परेशान थी कि अभी तक वो सब वापस नहीं आए थे और इसका किसी से राब्ता भी नहीं हो रहा था। उसने शाम से पहले ही अलीज़ा को मेहंदी वगैरह लगवा कर अब तैयार होने भेजा था, पर दिल बड़ा उदास था। इकरा सुबह ही अच्छी भली सबकी के बाद वहाँ से चली गई थी। मुलाजमा ने नूर अल फज्र का दफ़ा करते हुए सबको बता दिया था कि इकरा आयान के बारे में गलत अल्फाज बोल रही थी, सो नूर अल फज्र का हाथ उड़ गया। हदीका बेगम ने जागते ही उनके पास भी इस सिलसिले में काफ़ी हंगामा किया गया, लेकिन वो बस जान छुड़ा गई थी कि उन्हें अभी तक घर के मर्दों की फ़िक्र खाए जा रही थी और उन्होंने इकरा वाले मामले को सुबह ही ख़त्म कर दिया था कि वो उनके लिए बहुत सानवी इंसान है। सब तैयार थे। वो अलीज़ा को भी देख आई थी। सब्ज़ और पीले लहंगे में वो बहुत खूबसूरत और परी पीकर मालूम हो रही थी। ऐसा लगता था कि सारा हुस्न अलीज़ा को दिया गया था। वो खुशी से दमकती बहुत प्यारी लग रही थी कि वो और हदीका बार बार उसका सदका उतार रही थी। इस सारे हंगामे के बावजूद वो खुद अभी तक सादा से पीले रंग की कमीज शलवार में थी और हम रंग दुपट्टा सर पर था। सुबह से सर भी दुख रहा था और जब ज़्यादा दुखने लगता तो वो बेइख्तियार इकरा को कोसने लगती। अब सब कह रहे थे कि तैयार हो जाओ, लेकिन वो टाल मटोल कर रही थी। उसने मेहंदी भी नहीं लगवाई थी। वो आयान के साथ मेहंदी लगवाने जाना चाहती थी। थक कर उसने आयान का नंबर मिलाया जो कि बन जा रहा था। फिर रूहान का नंबर मिलाया तो वो बिज़ी था। शायान का मिलाया तो वो भी बिज़ी था। ना जाने ये सब कहाँ मसरूफ़ थे। आज का फंक्शन भी मैरिज हॉल में होना था, इसलिए सब अभी तक लड़कों का इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी मेहमान हॉल में भी पहुंच चुके थे। सब ने घर से ही जाना था, पर अभी तक दूल्हे का और उसके बाप भाइयों का अता पता नहीं था। अब तो शाम से रात भी हो गई थी, पर सब पुरुमीद थे। उसने दोबारा रूहान का नंबर मिलाया। कुछ देर बेल जाने के बाद उसने फ़ोन उठा लिया और फ़ौरन से लाउंज से बाहर आई। हेलो रूहान, कहाँ हो तुम लोग? रात के 10 बज रहे हैं। आयान कैसा है? वो एक साथ कई सवाल पूछ रही थी।
आयान ठीक है, हम आ रहे हैं, शायान की आवाज़ आई। शायान भाई, बाकी सब कैसे हैं? उसने दोबारा पूछा। सब ठीक है, फ़ोन बंद करते उसने शुक्र अदा किया था। ये आखिरी फ़ोन कॉल थी जो हादसे से पहले किसी ने उठाई थी। उसके बाद ऐसा लगा जैसे सबके फ़ोन कहीं खो गए हों, किसी ने दोबारा फ़ोन नहीं उठाया। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजरे, 3 घंटे गुजर गए और फिर वक्त खामोशी से गुजरने लगा। अब घर में खामोशी थी, घर वाले किसी को जवाब नहीं दे पा रहे थे। सबको पता चल गया, तरह तरह की बातें होने लगी थी। लोग साकिब सिकंदर के घर में होने वाली अनहोनी के लिए बेसब्री से इंतज़ार करने लगे थे। मैरिज हॉल से मेहमानों को खाना खिलाकर रुखसत कर दिया गया था। घर में अभी तक मेहमान थे, वो किसी को जाने के लिए नहीं कह सकते थे। कोई जाना भी नहीं चाहता था, सब करीबी लोग थे, लोग मुंतज़िर थे। अब घर के लॉन में से बेफिक्र कहकहो की गूंज नहीं आ रही थी। अब मुख्तलिफ ग्रुपों में टिप्पे गाने का मुकाबला भी नहीं हो रहा था। सब लोग सारे घर में फैले हुए थे, कोई लाउंज में तो कोई लॉन में, कोई ड्राइंग रूम में तो कोई टेरेस पर। सब खामोश थे। गार्डन में मौजूद सारी लड़कियां खामोशी से एक दूसरे को तक रही थी। घर की औरतें और बड़ी उम्र की औरतें लाउंज में हदीका बेगम को न जाने क्यों तसल्लियां दे रही थी। सायरा, ईमान और मनाहिल ऊपर अलीज़े के पास कमरे में थी। रात जब मज़ीद सरकने लगी तो अलीज़े समेत ईमान और मनाहिल ने रोना शुरू कर दिया था। रूहान नहीं आया था, उसने वादा किया था वो आयान को लेकर आएगा, और अब रात के 2 हो गए थे। वो ना खुद आया था और ना आयान को लाया था, और अब वो जब भी आएगा वो उससे खूब अच्छी तरह लड़ेगी। नूरुल फजर अकेली बाहर लॉन की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, नज़रें खाली पोरज के उस पार अंधेरे में ना नजर आने वाले बड़े से गेट पर लगी हुई थी। कभी कभी अंदर लाउंज में सोफे पर बैठी उस माँ पर डालती जो एक दिन के इंतज़ार में ही कमला कर रह गई थी। इंतज़ार तवील हो गया था, बेहद तवील। अगला दिन शुरू हो गया था और उसे खबर नहीं थी कि वो किस हाल में है। एक पूरा दिन गुजर गया था, उसके शौहर की कोई खबर नहीं थी। एक पूरा दिन गुजर गया था और उसे ढूंढने के लिए जाने वालों की कोई खबर नहीं थी। उसे अंदाज़ा हो रहा था, जब किसी का इंतज़ार किया जाता है तो वक्त क्यों आहिस्ता चलता है। सुनो, मुझे हर पल तुम्हारी याद आती है, कभी सांसों के चलने पे, कभी दिल के मचलने पे, कभी आंखें छलकने पे, कभी सूरज ढलने पे, कभी शब के अंधेरों में, कभी दिन के सवेरों में, कभी लोगों के मिलने में, कभी तन्हा अकेले में तुम्हारी याद आती है। सुनो, मुझे हर पल तुम्हारी याद आती है। वो गुमसुम सी सीढ़ियों पर बैठी आयत करीमा पढ़ रही थी जब अचानक बाहर हलचल सी महसूस हुई। मेन गेट खुला और पुलिस मोबाइल के सायरन की ऊंची सी आवाज़ आ रही थी, और शायद एम्बुलेंस की भी। यह सिर्फ दोनों एक जैसी आवाज़ें थी। उसने कई पुलिस मोबाइल और दीगर गाड़ियों के दरमियान एक एम्बुलेंस को देखा था। वो खड़ी हुई तो लगा अभी इधर ही ज़मीन बोझ हो जाएगी। उसने अंदर की तरफ देखा, जहाँ से हदीका बेगम भागती हुई बाहर आई थी। उन दोनों ने हिरासा सी नज़रों से पहले एक दूसरे को देखा और फिर पोरज की जानिब, जहाँ पे खुले गेट से गाड़ियों की लाइन अंदर तक आई थी। उसने हदीका बेगम को रोकना चाहा, लेकिन वो बगैर रुके पोरज की तरफ भाग रही थी। नूर भी उनके पीछे भागी थी। पुलिस मोबाइल से एहलकार निकलकर सारे घर में फैलते गए। घर पर सिक्योरिटी वैसे भी ज़्यादा थी, लेकिन मौजूदा सिक्योरिटी की नौयत कुछ अलग थी। एम्बुलेंस का सायरन बजना बंद हुआ। रूहान की कार से शायान और सिकंदर निकले थे। अलीज़ा समेत बाकी सब भी नीचे आ गए थे। नूरुल फजर का एम्बुलेंस की तरफ जाता हर कदम भारी हो रहा था। उसने कुछ खो लिया था। उसकी आंखों से आंसू तवातर से बहने लगे थे। अब की मर्तबा उसने उन्हें किसी से छुपाने की कोशिश नहीं की थी। पिछली जानिब से एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला हुआ था और कोई भी बाहर नहीं निकला था। वो भागकर वहां पहुंची थी। अंदर का मंजर देखते उसका दिल दहल गया था। आंखों में बेयकीनी थी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा होना मुमकिन नहीं था। या अल्लाह, ये सब नज़रों का धोखा हो, प्लीज़ ये सब झूठ हो। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख रोकी थी। ये क्या हो गया था? ये कैसे हो सकता है? आयान, उसे लगा वो अपने हवास खो देगी। होली योरसेल्फ। बाब 16। मैं लापता हो गया। कई हफ्ते हुए पुलिस को रिपोर्ट लिखवाए। तब से रोज़ थाने जाता हूँ, हवलदार से पूछता हूँ, मेरा कुछ पता चला? हमदर्द पुलिस अफसर मायूसी से सर हिलाता है, फंसी फंसी आवाज़ में कहता है, अभी तक तुम्हारा कुछ सुराग नहीं मिला। फिर वो तसल्ली देता है, किसी न किसी दिन तुम मिल ही जाओगे, बेहोश किसी सड़क के किनारे, या बुरी तरह जख्मी किसी अस्पताल में, या लाश की सूरत किसी नदी में। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
मैं बाज़ार चला जाता हूँ अपना इस्तकबाल करने के लिए, गुल फरोश से फूल ख़रीदता हूँ अपने ज़ख्मों के लिए, केमिस्ट से मरहम पट्टी का सामान, थोड़ी रुई और दर्द कुशा गोलियाँ अपनी आखिरी रस्मात के लिए, मस्जिद की दुकान से एक कफन और अपनी याद मनाने के लिए कई मोमबत्तियाँ। कुछ लोग कहते हैं किसी के मरने पर मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बताते कि आँख का तारा लापता हो जाए तो रोशनी कहाँ से लाए, घर का चिराग बुझ जाए तो फिर क्या जलाए। मुबशर अली ज़ैदी। चंद घंटे कबल। शहरियार की लोकेशन सराय आलमगीर में ट्रेस हुई है और कोई टीम वहां भेजना फ़िलहाल अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि आयान वहां पे है या नहीं। शाह मीर रूहान के पास खड़ा संजीदगी से उसे बता रहा था। वो चाहता था कि हम उसकी लोकेशन ट्रेस करें, इसलिए उसने हमें कॉल की। उसके फ़ोन का डेटा निकालो, शायद कोई क्लू हाथ लग जाए। डेटा निकाल लिया है। उसने एक लड़की से कई मरतबा फ़ोन पर बात की है। वो लड़की कौन है, वो शाह से पूछ रहा था। सॉरी टू से, वो तुम्हारी एक्स आशिका का कुंजा है। रूहान के चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे थे। और वो लड़की कहाँ है? शायद मीरपुर के आसपास। इन दोनों के पीछे टीम्स फ़ौरन भेजो। इतनी फोर्स नहीं है हमारे पास, कमरे में मौजूद पुलिस अफसर ने थोड़े तल्ख अंदाज में कहा। शाह तुम फोर्सेस भेजो, मैं सनाउल्लाह से रिपोर्ट ले आऊँ। इस वक्त रूहान का किसी से लड़ने का मूड नहीं था, इसीलिए शाहमीर को कहकर साथ वाले कमरे में चला गया जहाँ सनाउल्लाह शहरियार का कोई नेटवर्क हैक कर रहा था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सिकंदर का फ़ोन आ रहा था। जी डैड। जी ठीक है, आपकी कमिश्नर से बात हुई। कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसका दोस्त आमिर अंदर आया जो पुलिस अफसर था। ठीक है, यहाँ आमिर पहुँच गया है, हम 2 टीम्स भेज रहे हैं। आप बस कमिश्नर से बात करके मेक श्योर करें शहर से बाहर जाने वाली हर कार को चेक किया जाए। वो सनाउल्लाह के पास आकर खड़ा हो गया। फ़ोन बंद करने के बाद वो सनाउल्लाह की जानिब मुतवज्जा हुआ। क्या प्रोग्रेस है भाई? रूहान जिस आईपीसी से तुम्हें आयान की तस्वीर आई थी वो इन दोनों जगहों में नहीं है, जहां से शहरियार ने कॉल की और जहां से उस लड़की ने कॉल उठाई। वो बेचैनी से कंप्यूटर स्क्रीन देख रहा था। क्या मतलब? वो आईपी कहाँ का है? आमिर भी उनके पास आकर खड़ा हो गया। वो मीरपुर का है और यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। आमिर, हम उसी जगह पर जाएंगे, तुम तैयारी करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सनाउल्लाह, तुम दोनों टीम्स की प्रोग्रेस के बारे में मुझे रिपोर्ट करते रहना है। एसपी आमिर कहते हुए रूहान के साथ बाहर की जानिब बढ़ गया। शहरियार की लोकेशन भेज दो, रूहान भी जाते हुए बोला। कुछ ही देर बाद जब वो मतलूबा लोकेशन पर पहुंचे तो मीरपुर के अंदर ही एक नई सिटी में बनने वाली कोई बिल्डिंग थी जहाँ घर बनाया जा रहा था। गाड़ी से उतरते ही वो अंदर की जानिब भागने लगा तो आमिर ने उसे रोका। रूहान रुको, हमें स्ट्रेटेजिकली अंदर जाना होगा। स्ट्रेटजी माय फुट। आयान अंदर है। हमें नहीं मालूम आयान अंदर है या नहीं, वो यही है, जल्दी चलो। वो आगे बढ़ने लगा कि उसका फ़ोन बजा। डैम इट, उसने फ़ौरन कॉल काटी, फ़ौरन कॉल बैक की और सनाउल्लाह से पूछा, तुम ठीक थे हो रूहान? हमारी दोनों टीम्स ट्रैप की गई है, जहां तुम लोग गए हो आयान शायद वही है। शुक्रिया। रूहान ने फ़ोन बंद कर दिया। अंधेरे में डूबी बिल्डिंग को देखते एक लम्हे के लिए उसका दिल डूब कर उभरा। अगर वो आयान को साथ लिए वापस ना गया तो घर वालों को क्या मुँह दिखाएगा? वो नूरुल फज्र का सामना कैसे करेगा? वो अलीज़े को क्या जवाब देगा? उसने आमिर से एक गन मांगी जो उसे बर वक्त पकड़ा दी गई थी। वक्त के साथ सब थमने लगा था। वो खामोशी से अंदर दाखिल हुए। बिल्डिंग को चारों तरफ से महसूर किया गया। वो मुकम्मल तामीर शुदा बिल्डिंग नहीं थी, अभी पेंट और दरवाजे वगैरह नहीं लगे थे, इसलिए वो फ्लोर बाय फ्लोर चेक कर रहे थे। लेकिन 400 घुप अंधेरा और खामोशी थी। वो जल्द अज जल्द आयान तक पहुंचना चाहता था। 4 फ्लोर ऊपर जाने तक उन्हें किसी शख्स का नामो निशान तक नहीं मिला। रूहान का दिल धड़कने लगा। रूहान ये भी ट्रैप हुआ तो? उसने आमिर को कहते सुना। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना फोकस खोना नहीं चाहता था। वो पुरुम्मीद रहना चाहता था। वो ये नहीं सोचना चाहता था कि आयान सिकंदर वहाँ नहीं है। उसे वहाँ से लेकर ही जाना चाहता था। वो जल्दी से अपने भाई तक पहुँचना चाहता था। उसे देखना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था। वो कैसे अगवा हो सकता है? उसने तो कहा था वो सारी तैयारी के साथ वहाँ मौजूद होगा, पर वो कहीं नज़र क्यों नहीं आता था? वो फ़ोन की रोशनी में पुलिस वालों के साथ ऊपर से ऊपर जा रहा था। गालिबन वो आखिरी फ्लोर पर था जहाँ से कुछ गिरने की आवाज़ आई थी। वो सब चौंक गए थे। आमिर ने उसे पीछे रहने को कहा, लेकिन वो साथ साथ रहा। उसे किसी के कराहने की आवाज़ आई तो उसने किसी की सुने समझे बगैर ऊपर की जानिब दौड़ लगा। इस फ्लोर पर दरवाज़ा था जो कि बंद था। रूहान ने वो खोला और आगे का मंजर देखकर उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। उसने आगे पीछे हाथ मारकर कोई स्विच बोर्ड ढूंढना चाहा, लेकिन कहीं कुछ भी नज़र नहीं आया। आमिर भी उसके पीछे अंदर आया और उसने बाहर लगे स्विच बोर्ड के सारे बटन लगाए तो वह हॉल रोशन हो गया। रूहान ने सब कुछ वहीं फेंका और उसकी जानिब भागा जो छत से लटका हुआ था। सर ढलका हुआ था और चेहरा खून से तर था।
आयान, आयान मेरे भाई तुम ठीक हो। उसने फ़ौरन आगे बढ़कर उसकी टांगें पकड़कर ऊपर की जानिब की। आमिर रस्सी खोलो। आमिर भागता हुआ उनके करीब आया और दो ऑफिसर्स की मदद से रस्सी खोली। एक एहलकार भागता हुआ कुर्सी लेकर आया। पानी पानी लाओ जल्दी, वो चीख कर कह रहा था। आमिर ने किसी को पानी लेने के लिए भगवाया और किसी को एम्बुलेंस बुलवाने का कहा। खुद वो शाहमीर को बुला रहा था और वो रूहान को पानी पकड़ा कर वो मुड़ा ही था कि किसी ने उसके कंधे पर फायर किया। वो लड़खड़ा कर दूसरी जानिब गिर गया। रूहान जो आयान पर पानी डाल रहा था मुड़ा। आमिर तुम झुक जाओ रूहान। रूहान ने अपनी गोद में सर रखे आयान को देखा जो आंखें खोल चुका था। तुम ठीक हो आयान? उसकी हालत शदीद ख़राब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। रूहान चले जाओ, जल्दी चले जाओ, वो मार देंगे। अभी वो मज़ीद कुछ बोल पाता कि पूरे हॉल में गैर महसूस सन्नाटा छा गया। रूहान ने गर्दन मोड़ कर देखा तो उनके गिर्द एक पिंजरा आ गिरा था। वो हैरत से इर्द गिर्द देखने लगा। थोड़े फासले पर आमिर ज़मीन पर गिरा कर रहा था और उससे थोड़े फासले पर 3 पीस ब्लैक सूट में शहरियार हसन खड़ा मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था। वो अफसोस से उसे देख कर रह गया। यू विल पे फॉर दिस। वो एक तरफ अपनी गोद में सर रखे आयान के लिए परेशान था और दूसरी तरफ उस पिंजरे के बाहर तड़पते आमिर को देखते हुए खुद को बेबस महसूस कर रहा था। बाकी सब एहलकार तो अब जैसे वहाँ थे ही नहीं। वो सब के सब ही यरगमाल बनाए जा चुके थे। रूहान ने उसकी परवाह किए बगैर आयान को सीधा किया और कुर्सी पर बिठाकर उसे पानी पिलाया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। आयान गहरी सांस लेते हुए खुद को जिंदा रखने की आखिरी सही कर रहा था। हेलो रूहान सिकंदर। उसने बेयकीनी से आयान को देखा जो उसे देखते हुए अपना सर नफ़ी में हिला रहा था। रूहान ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया, खुद को सूरत हाल हैंडल करने के लिए तैयार किया और उठ खड़ा हुआ। शहरियार के साथ कुंजा आकर खड़ी हुई थी। रूहान ने संजीदगी से उन दोनों को देखा, फिर उस हॉल का मंजर देखा। उसने अंदाज़ा लगाया कि शाहमीर को वहां पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है और उसे कितनी देर उन दोनों को हैंडल करना है। उसने एक नज़र मुड़कर आयान को भी देखा था कि वो कितनी देर मज़ीद बर्दाश्त कर सकता है। फिर उसे अंदाज़ा हुआ आयान को फौरी तौर पर हस्पताल पहुंचाने की ज़रूरत है। तुमने मेरे भाई की ये हालत की कुंजा, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से से फनकारा था। मेरा भी आज खुद से यही वादा है, तुम दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे बदला लेना चाहती हूँ। मैं अलीज़े से बदला लेना चाहती हूँ और तुम दोनों की सज़ा यही है कि आयान को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, फिर अलीज़े से रूहान को दूर कर दिया जाए। मेरे भाई को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगा। पता है क्या रूहान, मैं इसे तुम्हारे आने से पहले मार देना चाहती थी, लेकिन हमने सोचा कि एक दूसरे के सामने मरोगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। रूहान एक कहरालूद निगाह उन दोनों पर डालता आयान की जानिब झुका। तुम ठीक हो आयान? हम अभी घर जाएंगे। वो उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे उसे और ख़ुद को दिलासा दे रहा था। तुम्हारी शादी थी यार, तुम यहाँ क्यों आए? वो दिल गिरफ्तगी से पूछ रहा था, क्योंकि सब प्लान के मुताबिक था और सब उसी ने प्लान किया था। सिर्फ रूहान का वहाँ होना गलत था और यही चीज़ उसे डरा रही थी। मुझे आयान से बेइंतहा नफ़रत है और जब मैंने इसे अपने सामने देखा तो कत्ल कर देना चाहता था। फिर हमें मालूम हुआ उसे तब ज़्यादा तकलीफ़ होगी जब उसका भाई उसके सामने मरेगा, फिर उसे मारा जाएगा। और देखो तुमने हमें ढूंढ ही लिया। मुझे मालूम था तो रूहान सिकंदर के तुम हमें ढूंढ ही लोगे, लेकिन इतनी जल्दी ढूंढ लोगे इसका पता नहीं था यार। शहरियार मकरूह मुस्कुराहट लिए कह रहा था। बकवास बंद करो और ये पिंजरा हटाओ। मेरे भाई को कुछ हुआ ना शहरियार तो कसम से तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो गुस्से से कहता उठा और सलाखों तक आया। उसने जेलनुमा पिंजरे की सलाखों पर हाथ रखे। हाई वोल्टेज का करंट खाकर वो ज़मीन पर दूर जा गिरा। उसके गोया 14 तबक रोशन हो गए थे। सर घूम सा गया था, दिमाग तो जैसे सुन्न हो गया था। रूहान। आयान अगले ही लम्हे तड़प कर कुर्सी से उठा और उसकी तरफ बढ़ा। ओह, मैं तो बताना ही भूल गई थी कि ये सेल इलेक्ट्रिक है। और आयान ने रूहान को सीधा किया। उसे खुद यूँ लग रहा था जैसे उसका जिस्म टूट गया हो। जहरीली भी। कुंजा ने जुमला मुकम्मल किया तो आयान को यूँ लगा जैसे किसी ने सूर फूंक दिया हो। वो अपनी जगह साकित रह गया। एसपी आमिर समेत सब बेयकीनी से उन्हें देखने लगे। इतनी नफरत? तुम ऐसा नहीं कर सकती कुंजा, वो बेयकीनी से कह रहा था। चलो हम एक गेम खेलते हैं, इनमें से एक को मरना चाहिए और एक को जिंदा रहना चाहिए। क्या कहते हो एसपी? आमिर ने एक सर्द निगाह शहरियार पर डाली, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। आयान, मुझसे दूर रहो। इस करंट में वाकई जहर था। आई कैन फील इट। रूहान ने आयान को खुद से दूर करना चाहा। उसके हाथ नीले हो रहे थे, चेहरे पर सुर्ख निशान बनने लगे थे। ये पॉइजन आइवी का जहर था। रूहान जो मैंने ख़ास नॉर्थ अमेरिका से अलीज़े के लिए मंगवाया था। अब तुम्हें लगेगा ये जहर इतना असर नहीं करता, पर करता है और अब तुम पर
अब तुम पर करेगा। कुंजा, ये दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। रूहान को सख्ती से लब बेबस किए देखकर वो समझ सकता था कि उसे तकलीफ़ हो रही है। वो क्या है ना, सुबह से अलीज़े अपने घर में नहीं है, वरना ये रूहान की जगह उसे ऊपर भेजता। जानते हो, मैंने उसके सामने भीख मांगी थी कि तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें मेरा होने दे, कहीं दूर चली जाए, मर जाए, पर उसने मेरी नहीं सुनी। वो तुम्हारे लिए खुदगर्ज हो गई। उसने तुम्हारी वजह से मुझसे बोलचाल ख़त्म कर दी और अब मैं उससे तुम्हें छीन लूँगी। रूहान को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। हाई वोल्टेज का करंट और गैर मुल्की जहर इस मजबूत आसाब वाले शख्स पर गहरा असरअंदाज होने लगे थे। तुम्हें मुझसे अच्छा इंसान मिल जाता कुंजा, अगर तुम अलीज़े से हसद करने में अपना वक्त ज़ाया ना करती। वो फटी हुई आवाज़ में चिल्लाया। तुम अलीज़े को तो ना मिलते। वो भी इसी तरह चिल्लाई। तुम बहुत पछताने वाली हो कुंजा, वो बहुत अफसोस से बोला था। उसकी आंख से आंसू बहे थे, उसका सांस उखड़ने लगा था। रूहान, आयान रोते हुए चीखा, खोलो इसे, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रूहान को देखते हुए उसके हवास साथ छोड़ रहे थे। उसने रूहान को सहारा देकर खड़ा किया था और उसे मरने नहीं दे सकता था। उसकी शादी थी। तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज़ है आयान। सिकंदर इतनी देर से इंतज़ार कर रहा था, शहरयार ने मुस्कुराते हुए कहा। तो एक लम्हे के लिए आयान ने सोचा कि वो क्या करने वाला है। इससे पहले वो रूहान को लेकर झुकता एक तीर कहीं से सरसराता हुआ आया, जो उसके दाएं कंधे को चीरता हुआ बाहर निकल गया। रूहान का हाथ उसके हाथ से छूट गया। बेसाख्ता उसने अपने दाएं कंधे पर हाथ रखा था। रूहान ज़मीन पर गिरा था। अगले लम्हे आयान भी ज़मीन पर ढह सा गया था। एसपी आमिर से मज़ीद नहीं देखा गया था। उसने बगैर नताइज की परवाह किए अपने सिपाहियों को इशारा किया और उन लोगों पर फायर खोल दिया गया। आयान ने बड़ी मुश्किल से अपने वजूद को घसीटते हुए रूहान के करीब लाया। तुम्हें कुछ नहीं होगा रूहान, तुम्हें कुछ नहीं होगा रूहान, मुझे इस जहर का तोड़ दो, खुदा के लिए मेरे भाई से बदला मत लो। वो फटी आवाज़ में हलक के बल चिल्ला रहा था, लेकिन आज उसकी कोई नहीं सुनने वाला था। आज ज़मीनी लोग फिरौन बने हुए थे। मैं तुम्हें पल पल तड़पाना चाहता हूँ आयान। शहरयार जैसे आयान को चिल्लाना इंजॉय कर रहा था। वो एक दीवार के पीछे छुपकर पुलिस वालों की तरफ फायरिंग कर रहा था। तुम मुझसे बदला ले लो, जो कहोगे करूँगा, पर मेरे भाई को छोड़ दो। मुझे इसका एंटी पॉइजन दो। वो रंधी हुई आवाज़ में चिल्लाया। उसने रूहान को हिलाते हुए उसे आंखें खुली रखने पर मजबूर किए रखा। वो उसे बेहोश नहीं होने देना चाहता था। तुमसे बदला ही तो ले रहा हो आयान सिकंदर। कैसा महसूस होता है जब कोई करीबी छीना जाता है? नूर अल फजर को तुमने मुझसे जिस तरीके से छीना, उसकी चुभन भी ऐसी थी। नीचे से पुलिस मोबाइल के सायरन की आवाज़ें आ रही थी। उनका बैकअप आ गया था, लेकिन वो लेट था। वो बहुत सा नुकसान करवा चुके थे। आमिर ने शहरयार के हाथ पर फायर किया था, जिससे वो लड़खड़ा गया। आयान उठ खड़ा हुआ। उससे कब्ल वो सलाखों को हाथ लगाकर उन्हें ज़ोर से खोलने की कोशिश करता कि रूहान चीख कर खड़ा हुआ और उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। वो मुंह के बल दूसरी जानिब गिरा था। 1 2 3 फिज़ा में गैर मामूली खामोशी के बाद 3 गोलियां एक साथ चलने की आवाज़ आई थी। सब कुछ रुक सा गया था। आयान मुंह के बल ही ज़मीन पर गिरा हुआ था। चौथी गोली चलते ही उसने एक वजूद को ज़मीन पर गिरते महसूस किया, फिर दूसरे वजूद को। कानों की समात मुतासिर हुई थी या कुछ और था। कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। वक्त रुक गया था। लम्हे थम से गए थे। सांस साकित हो गई थी। रूहान, साकिब सिकंदर की चीखने की आवाज़ से उसे लगा कि वो अभी भी जिंदा है। सांस अभी बाकी है, लेकिन रूहान, क्या हुआ रूहान को? उसने सर उठाने की कोशिश की, उठने की कोशिश की, लेकिन पूरे वजूद ने गोया साथ देने से इनकार कर दिया। वो हिल भी नहीं पाया। कानों की सुनने की हिस्स बेहतर हुई। उसने महसूस किया सारे में अफरा तफरी फैल गई है। भारी कदमों की आहट और दूर से आ रही है। लेकिन रूहान, क्या हुआ रूहान को? उसने फिर से ढीठों की तरह हिम्मत की। वो बाएं बाजू पर जोर डालता सीधा हुआ। इर्द गिर्द देखा तो नजरें साकित हो गई। उसके बाएं जाने वजूद उल्टा पड़ा हुआ था। वो वजूद साकित था और उस वजूद में से खून बह रहा था। रूहा, उसकी आवाज़ बंद हो गई। उसे कहीं भी दर्द नहीं हुआ। वो उठकर बैठ गया। रूहान का भारी वजूद ज़मीन पर औंधे मुँह गिरा हुआ था और उसकी नीली शर्ट कमर से सुर्ख हो रही थी। 3 गोलियों के निशान उसके शर्ट पर देखे जा सकते थे। उसने खाली निगाहों से उसके मुखालिफ सिमत देखा, जहाँ सेल के बाहर एक निस्वानी वजूद ज़मीन पर गिरा पड़ा था और इस वजूद से पीछे साकिब से खड़े साकिब सिकंदर और शायान थे। 3 गोलियों के बाद नीचे गिरने वाला वजूद रूहान का था और चौथी गोली सिकंदर ने कुंजा पर चलाई थी। उसने वापस सामने बेसुध होकर पड़े रूहान को देखा और बेयकीनी से गर्दन नफ़ी में हिलाई। वो शौक सा उसके करीब गया। आंखों के सामने धुंधला सा चेहरा रूहान का क्यों था?
हरगिज़ नहीं, तुम ऐसा नहीं, रूहान तुम ऐसे नहीं छोड़ सकते मुझे, उठो रूहान। वो हिरासा सा चिल्लाया। रूहान का जिस्म ठंडा पड़ गया था, मुस्कुरा रहा था, या आयान को ऐसा लगा, लेकिन अभी उसका चेहरा बड़ा पुरसुकून था। रूहान की नब्ज़ भी नहीं चल रही थी, ऐसा मुमकिन नहीं था, वो नहीं छोड़कर जा सकता था। अब पुलिस ने सब संभाल लिया था, हाँ सब संभाल लिया था, जहरीला पिंजरा भी हटा दिया था और उस शहरियार को उसकी गार्ड समेत गिरफ्तार भी कर लिया था। एक दहशतगर्द को पकड़कर कामयाबी का तमगा भी सजा लिया था और अगले कई दिन तक शाबाशिया हासिल करने का टिकट भी ले लिया था। वो जो इस सब का हकदार था, उसने अपना बड़ा नुकसान करवा लिया था। वो अपने भाई को खो चुका था, वो अपना भाई कुर्बान कर चुका था। सब कहते हैं कि शहीद होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो क्या कहता, उसके हिस्से की शहादत तो कोई और ले गया था। और उसका भाई, वो उसका भाई था, उसकी शादी थी और वो चला गया था। सिकंदर ने आयान के कंधे पर हाथ रखा तो उसे यूँ लगा जैसे किसी ने जलते अंगारों को उसके ज़ख्म पर रखा हो। रूहान उठो, आंखें खोलो, ऐसे नहीं जाते यार। वो रो रहा था, उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो रो सके। रूहान को सीधा करके उसने उसका सर अपनी गोद में रखा। रूहान तुम्हारी शादी है, प्लीज़ उठो। उसका चेहरा जहर की वजह से जगह जगह से सुर्ख और ठंडा हो रहा था, ठंडा इस कदर जैसे फ्रीज़र में रखा गया हो। ये अल्लाह प्लीज़ ऐसे ना करे। वो उसके सर से अपना सर जोड़कर खुदा के सामने गिड़गिड़ा रहा था। प्लीज़ मेरे भाई को ठीक कर दे, ये ऐसे नहीं अच्छा लगता ना अल्लाह, प्लीज़ इससे पहले जैसा कर दे। वो बच्चों की तरह रोने लगा, वो बेइख्तियार रोने लगा तो रोता चला गया। रूहान उठो, आंखें खोलो प्लीज़ यार, इतनी बड़ी सज़ा मत दो। वो उसके हाथ चूमते हुए मिन्नत कर रहा था। रूहान प्लीज़ भाई को इतनी बड़ी सज़ा मत दो, अल्लाह प्लीज़ इसे वापस कर दे मेरे अल्लाह प्लीज़ सब्र दे अल्लाह। वो उसे खुद से लगाए कितनी ही देर रोता रहा, अल्लाह की मिन्नतें करता रहा, उसकी मिन्नतें करता रहा, लेकिन जो एक मर्तबा चले जाए तो वो मुड़कर वापस नहीं आया करते। रूहान सिकंदर की वापसी भी नामुमकिन थी और आयान सिकंदर को ये बात बहुत देर से समझ में आना थी, क्योंकि इस वक्त वो अपने हवास में नहीं था। साकिब सिकंदर भी कर्ब से रोते हुए नीचे गिर गए और शायान उन्हें संभालते हुए खुद भी ज़ब्त खोने लगा। अब इसकी आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। बहुत इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग है। आई होप आपको भी अच्छी लग रही होगी, मुझे तो रोना आ रहा है सचमुच में। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।